ओके। सो आज का जो टॉपिक है हम लोग का आईटीसी, जो कि एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर भी है, समझ में भी आया है। तो आज हम लोग को आगे पढ़ना है आईटीसी, जो हम लोग का अगला जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईटीसी। आईटीसी को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग इसको समझेंगे। ये शायद हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन इसके ज़रिए हम लोग इजीली हम लोग समझ सकते हैं आईटीसी को। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हम लोगों ने तीन टैक्सेस रखे हैं अभी तक इंडिया में। जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें जो अभी तक जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए वो यही थे। सबसे पहले नंबर पे सेल्स टैक्स है, सेकंड नंबर पे वैट है, थर्ड नंबर पे जीएसटी आया। ओके। तो सबसे पहले सेल्स टैक्स की कमियों को दूर करने के लिए हम लोग वैट लेके आए। वैट की कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए हम लोग जीएसटी लेके आए। ठीक है। और इसको अगर हम लोग समझेंगे तो शायद अच्छे से हमें आईटीसी समझ में आ जाएगी। आईटीसी हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, आज फिर से पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग मतलब होता है डबल टैक्सेशन। जब हम एक ही चीज के ऊपर दो बार टैक्सेस देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डबल टैक्सेशन। दैट मीन्स कैस्केडिंग इफेक्ट। अब देखो, इस इसमें होता क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने परचेज किया, मान लो सामने वाले ने परचेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के उसने मेरे को 10,000 में सामान दिया। फिर उसने उसमें बताया कि देखो भाई मैन्युफैक्चरिंग है तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो ठीक है, मैंने 1,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी भी दिया 10% के रेट से 10,000। अब सामान का दाम हो गया 11,000। फिर उसने बोला देखो सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा तुम्हें। तो सेल्स टैक्स देखो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और जो सेल्स पे जो टैक्स लगता था, दैट इज सेल्स टैक्स। ये का रूल सिंपल सा था कि अगर कोई सामान बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो उस पर सेल्स टैक्स वसूलिए, मतलब सेल्स टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो मैंने खरीदा तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी दिया, फिर सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स भी दिया 10%। यानी से 11,000 पे लगता था ये 10%, यानी कि कॉस्ट पे। अब कितना हो गया, 1,100 रुपये दिया, टोटल मिला के 12,100 हो गया। तो परचेज प्राइस हमारी 12,100 पड़ी। अब जब मैं इसे सेल करने जाता था, ओके, जब इसको मैं सेल करने जाता था, देन अपनी कॉस्ट कितनी दिखाऊंगा, 12,100, क्योंकि 12,100 का मेरा पड़ा है। अब 12,100 में मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा। प्रॉफिट मैंने 2,000 जोड़ा, मतलब मुझे 2,000 की प्रॉफिट कमानी है। 14,100, 14,100 में मैं सामान बेचूंगा। और बेचते समय फिर से सेल्स टैक्स वसूलूंगा 10%। दैट मीन्स 14,110 ओवरऑल हो कितना गया, 15,510 सेल्स हमने किया। ये सिंपल सा कानून था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा देखो गलती है, एक तरीके से गलत पॉइंट क्या था, याद है जब यहाँ पे हमने सेल्स टैक्स हमने सामने वाले को दिया तो 11,000 पे दिया, और इसे 11,000 में पहला चीज वो 1,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी शामिल है। तो टैक्स पे टैक्स हमारा लग रहा है। एक्साइज ड्यूटी 1,000 रुपये से 11,000 में शामिल है, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, अब डबल टैक्सेशन देखो कैसे है। डबल टैक्सेशन समझते हैं। आपको पता है इस 10,000 पे हम ऑलरेडी सेल्स टैक्स 10% दिए, क्योंकि इस 11,000 में ये 10,000 शामिल है, तो 10% तो हमने दिया टैक्स। अब फिर जब ये 14,100 की बात करो, तो इस 14,100 पे जो 10% सेल्स टैक्स दे रहा हो, तो इस 14,100 में भी तो वो 10,000 शामिल है। यानी कि उस पे हम दो बार टैक्सेस दे रहे हैं। एक बार खरीदते समय तो दे ही रहे हैं, ऊपर से बेचते समय भी दे रहे हैं। तो 2 टाइम्स हमने क्या कर दिया, हमने टैक्सेस दिए। तो ये सबसे बड़ी खामी थी किसकी, सेल्स टैक्स की। अब जरा नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, टैक्स पेड ऑन परचेज। परचेज पे कितना टैक्सेस दिया था, 1,100 रुपये सेल्स टैक्स। सिर्फ सेल्स टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी की नहीं। तो खरीदते समय सेल्स टैक्स कितना दिया, 1,100 रुपये। बेचते समय सेल्स टैक्स कितना दिया, 1,410 रुपये। देखो, ये रेड में मैंने किया, मैंने नहीं दिया है, सामने वाले ने दिया है, ग्रीन वाला जो मैंने दिया। दोनों मिला के फाइनली मैंने टोटल टैक्स पेड किया गवर्नमेंट को कितना, 2,510 रुपीज। अब बात करेंगे हम लोग, यानी 2,510 रुपये मैंने टैक्सेस दिए। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सुरभि समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट वैट। अब इसमें इस डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए वैट लाया गया।
अब वैट के बारे में पूरी स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा, वैट के बारे में स्टोरी मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई थी। तो वैट में देखो हुआ क्या, इसमें था वही मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, ठीक है, 10,000, एक्साइज ड्यूटी 10% जोड़ा 1,000, 11,000 पे फिर वही 10% इनपुट टैक्स। हाँ, इसमें कहा गया कि खरीदते समय जो वैट देंगे उसको इनपुट वैट बोलना, जो बेचते समय होगा वो आउटपुट होगा, ठीक है। तो 11,000 के ऊपर 10% लगा, 1100 रुपये टैक्स हो गया फाइनली। परचेज हमने परचेज प्राइस हुई 12,100 रुपीज़, ठीक। अब हम लोग अपनी कॉस्ट दिखाएंगे, लेकिन अब बस यहाँ पे ये कहा गया कि कॉस्ट जब आप शो करोगे, कॉस्ट कितना यहाँ दिख रहा है 12,100, लेकिन कॉस्ट हम लोग कितना दिखाएंगे 11,000। सर 11,000 क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बात कही आपसे कि हम लोग वैट को कॉस्ट में शामिल नहीं करिएगा, आप कभी भी अपनी कॉस्ट में वैट को शामिल नहीं करिएगा। फिर सवाल उठा सर क्यों नहीं कॉस्ट में शामिल करेंगे, वैट को अपनी कॉस्ट में क्यों नहीं शामिल करेंगे, ये क्वेश्चन उठने लगा। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ने कहा जो भी आप वैट आप दिए हो ना, जिसे आपने खरीदा था तो 1100 रुपये आपने वैट दिया था, ये हम आपको वापस कर देंगे, ये टैक्स का पैसा हम आपको वापस कर देंगे। सो आप इस वैट के यानी इनपुट वैट आप क्या करिएगा, जो भी आप खरीदते समय वैट दिए हो आप उसने इसकी कॉस्ट में शामिल मत करना। तो कॉस्ट हुई कितनी फिर, हमने भले 12,100 में खरीदा है बट हमने अपनी कॉस्ट कितनी दिखानी है 11,000। अब इसने अपना प्रॉफिट वैसे जैसे पहले 2,000 की प्रॉफिट कमा रहा था, आज भी ये 2,000 की प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो ये आज भी 2,000 की प्रॉफिट कमा रहा है। ये 1 मिनट, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट पहले भी 2,000 कमा रहा था, अभी भी 2,000 ऐड कर रहा है, तो 11,000 में 2,000 प्रॉफिट जुड़ा 13,000 हो गया, फिर इस पे आउटपुट वैट लग गया 10% अगेन 1,300 रुपीज़। देन सेल्स प्राइस कितनी आई 14,300 रुपीज़, ठीक है। अब ये देखिए पहली चीज तो प्राइस में फर्क आप देख रहे होगे, सेल्स टैक्स में 15,510 था और इसमें कितना हो गया 14,300। बाकी टैक्स पेड ऑन परचेज, परचेज पे कितना टैक्सेस दिया इसने 1,100, सिर्फ वैट की बात कर रहा हूँ सेल्स टैक्स की। और सेल्स पे कितना दिया जरा देखो, सेल्स पे कलेक्ट तो किया था इसने 1,300 रुपये, और 1,300 रुपये देने जा भी रहा था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपका 1,100 रुपये वापस कर देंगे, तो जो 1,300 ये लेके गए उसमें से वो 1,100 रुपये क्या हो गया 1,100 माइनस हो गया, यानी कि फाइनली सिर्फ 200 रुपीज उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा सब लोग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रखे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी आप लोग को। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फाइनली टोटल टैक्स कितना गया 1,300 रुपीज। तो यहाँ पे देखो डबल टैक्सेशन हट चुका है, कैसे हटा, क्योंकि देखो हम लोग ने 1,100 रुपये टैक्स दे दिया था, वो 1,100 रुपये हमें दोबारा नहीं देना पड़ा, वो 1,100 रुपये देखो हमारा माइनस हो गया, 200 हमें टैक्स देना पड़ा। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू हमने ऐड की तो वैल्यू ऐड कितनी की थी 2,000, और 2,000 पे ही हमने 10% दिया है, तो 2,000 पे 10% 200 आता है, देखो 200 हमने दिया है, हमने दोबारा टैक्सेस नहीं दिया। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। और फाइनली हमने 1,300 रुपीज टैक्स दिया, पहले कितना दे रहे थे 2,510 रुपीज। सो टैक्सेस भी हमने कम दिया। अब क्या था, अभी भी वैट में एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि टैक्स पे टैक्स लग रहा था, क्योंकि देखो 11,000 पे जब एक वैट लगा रहे 10%, तो 11,000 में वो 10% यानी 1,000 रुपये क्या शामिल है एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी पे क्या लग रहा है वैट लग रहा है, यानी टैक्स पे टैक्स। तो इसको अब सही करना था, इसको भी ठीक करना था। दूसरा नंबर वैट में क्या था, हर स्टेट में अलग अलग टैक्स के रेट्स थे, इसको भी कॉमन बनाना था। तो कॉमन टैक्स बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। अब चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे सेल्स करो, चाहे सर्विस दो, आपको सिंपल सा एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी, और सिर्फ एक ही टैक्स देना है जीएसटी। ये नहीं कि आपको एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स कुछ अलग अलग टैक्सेस देने हैं, नहीं, सिंपल एक कॉमन टैक्स देना हो, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितनी है, सपोज करो वही 10,000 है, इस पे वैट लग गया कितना 10%, कितना हुआ 1,000, टोटल मिला के कितनी परचेज प्राइस 11,000। अब ये सेल्स कर रहे हैं, तो कॉस्ट में कितना दिखाएंगे, कॉस्ट अपने 11,000 नहीं लेंगे 10,000, आपको पता है वैट जीएसटी को जैसे
अब क्या है, जीएसटी ने वैट के कंसेप्ट को छोड़ा नहीं है, जीएसटी ने वैट के कंसेप्ट को ही अपनाया है। ठीक है, तो वैट के कंसेप्ट को अपनाया है, यानी कि इसमें भी सेम चीज़ है। क्या चीज़, वैल्यू एडेड टैक्स ही देना हमें। तो पहला चीज़ तो हम लोग जैसे ही हम लोगों ने 11,000 पे किया, फिर अपनी कॉस्ट में हम 10,000 दिखाएंगे, हम जीएसटी को शामिल नहीं करेंगे। फिर गवर्नमेंट अगेन कहती है कि जो भी खरीदते समय आपने जीएसटी दिया, हम आपको उसको वापस कर देंगे। देन प्रॉफिट, पिछली बार की तरह हमने 2,000 अपनी प्रॉफिट, हम अपनी प्रॉफिट नहीं कम कर रहे हैं, 2,000 हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। देन 12,000 में हम सेल कर रहे हैं, और 10% जीएसटी कितना कलेक्ट किया हमने, सामने वाले से 1,200 कलेक्ट किया, टोटल मिला करके 13,200 में हमने सेल कर दिया। अगेन देखो प्राइस कम पड़ रही है, 14,300 से प्राइस कम हुई 13,200 रुपीज। नाउ टैक्स पेड ऑन परचेज, परचेज पे कितना टैक्सेस दिया, देखो 1,000 दिया था परचेज पे। टैक्स पेड ऑन सेल्स देखो कितना है, 1,200 था, लेकिन 1,200 हम जब लेके जाएंगे तो उसमें हमारा 1,000 माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। 200 सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। टोटल मिला के टैक्सेस हमने कितना दिया, 1,200, पहले कितना दे रहे थे, 1,300, तो यहाँ भी टैक्सेस बचे आपके। तो कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज आईटीसी, आईटीसी होता क्या है, सवाल उठता है। हम लोग तो पढ़ रहे हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब सिंपल सा है, क्या, जब हम, देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। जो भी हम टैक्स सामने वाले से कलेक्ट करके रखते हैं ना, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें उसे गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन जो इनपुट टैक्स होता है ना, जो हम खरीदते समय दे चुके होते हैं, उसको हम एसेट बोलते हैं। अब एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट, ये भी करंट लाइबिलिटी। तो हमारी लाइबिलिटी 1,200 देने की थी, लेकिन उस लाइबिलिटी में से ये क्या हो गई, माइनस हो गई। जब हम अपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को इनपुट टैक्स से रिड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स की क्रेडिट। सिंपल सी चीज़, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हम माइनस करते हैं, इसको क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। लेकिन ये टोटली समझ में किसी को नहीं आएगा, तो आपको ये बोलना पड़ेगा, जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी सीधा सीधा अपनी टैक्स लायबिलिटी को इनपुट टैक्स से रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं, दिस इज कॉल्ड आईटीसी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला आपने पढ़ा एडिशन मेथड, सॉरी एडिशन नहीं पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन पढ़ा था। तो सब्सट्रैक्शन मेथड होता है, सब्सट्रैक्शन मेथड आईटीसी कैलकुलेट करने का कैसा था, यही था कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स में माइनस कर लो, दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, एडिशन। तो सब्सट्रैक्शन मतलब जब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटा है, पता चल गया 200 रुपीज़। दूसरा एडिशन मेथड, वही वैट के अनुसार कितनी प्रॉफिट तुम ऐड किए हो, 2,000, तो 2,000 का 10% कितना हुआ, 200 ना देना है, दिस इज कॉल्ड। भले हम पार्टी से कलेक्ट कर रहे हैं, देखो पूरा 1,200 रुपये टैक्स, लेकिन हमें गवर्नमेंट को कितना देना है, सिर्फ 200 रुपये। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन मेथड। तो दो मेथड से आप लोग ये पता लगा सकते हो, क्या चीज़, आईटीसी। तो यहाँ पे आईटीसी कितना मिला, जितना भी इनपुट टैक्स दिख रहा है वही आईटीसी था। जब हम वैट पढ़ रहे थे तो आईटीसी 1,100 यहाँ पे था, और यहाँ पे इनपुट टैक्स कितना दिए थे, 1,000, तो 1,000 आईटीसी का अमाउंट था, इनपुट टैक्स की क्रेडिट हमें मिलेगी। तो इनपुट टैक्स की क्रेडिट मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें, नो सुरभि, सर। नहीं ना। नहीं सर। अब हम लोग बुक स्टार्ट करते, बुक में देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, सर पुराना रिवीजन करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पुराना रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आज आईटीसी चल रहा है ना, आईटीसी में हम लोग को आईटीसी तो हो चुका था। नहीं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उतना ही नहीं है, हमें ये भी सब पढ़ना पड़ेगा ना इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझे, जो कि ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझ चुके थे। अब हमें यहाँ पे और भी कई चीज़ें पढ़नी है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ आईटीसी हमें नहीं मिलेगा ये भी हमें ध्यान देना होगा, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट, आईटीसी एडवांस पेमेंट पे कैसे होगा, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं।
सबसे पहले दिया रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ प्रोविजन टू रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन द इनपुट टू अवॉइड द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। वही चीज़ जो हमने बोला उसी को इंग्लिश में समझाया है। इन द प्रीवियस regime there is no availability of credit at various point of supply। कई सप्लाई था जस्ट लाइक एक्साइज की आईटीसी हमें नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ की आपको आईटीसी मिलती है जीएसटी में। दिस फ्लो हैज़ बीन रिमूव्ड अंडर द जीएसटी एंड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू आउट द सप्लाई चेन। आप जैसे जैसे सप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको आईटीसी मिलती जाती है। To avail the benefit of input tax credit, it is required that the person availing such benefit is registered under GST। तो अगर आपको आईटीसी का फायदा उठाना है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। An unregistered person is not eligible to take आईटीसी। ठीक है, तो अगर हम लोग हेलो बात, सर। हाँ बोलिए। सर आईटीसी का फायदा कैसे उठा सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद? आप खरीदिए सामान और फिर बेचिए, और खरीदते समय जो टैक्स देंगे उसका खरीद रहे हैं तो माइनस कर किस लीजिए। पर्पज से हो? अपने वो बिजनेस के लिए हो सकता है, जितना भी आप परचेजिंग कर रहे हो सब बिजनेस के लिए परचेजिंग करो, सब बिजनेस के नाम पे परचेजिंग करो। जिस नाम से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसी नाम पे आपको परचेजिंग करनी होगी, और अपना जीएसटीआई नंबर सामने वाले को देना होगा। तो जब बिल बनाएगा तो आपका जीएसटीआई नंबर मेंशन करेगा, आपका नाम मेंशन करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो ये कुछ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। अगर हमें आईटीसी चाहिए तो पहली चीज़ शुड बी पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं, जो भी परचेजिंग कर रहे हैं, जिस पे भी हम जीएसटी दे रहे हैं, हमको पता है जो हम जीएसटी देंगे उसकी हमें आईटीसी मिल जाएगी, हमारी टैक्स लायबिलिटी में से वो टैक्स माइनस हो जाएगा। तो इसलिए खरीदते समय जो भी हमारे पास टैक्स इनवॉइसेस जो सामने वाले से मिल रहा है उसे हमें संभाल के रखना है। डेबिट नोट अगर मिल रहा है या टैक्स इनवॉइस मिल रहा है तो इसे हमें क्या करना है, अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें आईटीसी मिलेगी। और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स में भी प्रिस्क्राइब, या कोई और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपने पास रखिए संभाल के। ठीक है, जैसे कंपनी के काम से आप ट्रेवल कर रहे हो तो कंपनी के काम से मान लीजिए अपने एम्प्लॉय को कहीं भेजा, तो वो उसने मान लो ट्रेन से रिजर्वेशन किया है, एसी का जो भी है, तो उस पर भी जो जीएसटी दिया ना, आपको पता है वो ट्रेन के टिकट पे भी जीएसटी होती है 5% जीएसटी। ठीक है ना, तो उस जो जीएसटी है उसकी भी आईटीसी क्लेम होगी। तो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट तो समझ में आ रहा है। अब ट्रेन का टिकट में कहाँ इनवॉइस मिलता है, तो जो ट्रेन का टिकट होता है उसको एज अ इनवॉइस माना जाता है। ठीक है, वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, तो उसको आपको संभाल के रखना है। नेक्स्ट, शुड हैव रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपने रिसीव कर ली हो तभी आप आईटीसी क्लेम करोगे। ये नहीं कि बिल बन गया आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, गुड्स भी रिसीव होनी चाहिए या वो सर्विस आपने अवेल कर ली हो। तो गुड्स या सर्विसेज आपने अवेल कर लिया हो देन आपको आईटीसी मिलेगी। ठीक, मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर लिया, अभी उसका गुड्स मिला ही नहीं मुझे, मैंने एडवांस दिया है, मैंने अभी क्या नहीं, अभी गुड्स नहीं आया है। जस्ट लाइक मैंने मान लो कार की बुकिंग कर दी है, मैंने बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपए दे दिया है, 5 लाख की कार है, और मैं सोच रहा हूँ अभी वो उसने कहा है कि यार 1 महीने बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि वो मैं उस 1 लाख रुपए जो मैंने दिया मैं उसके ऊपर जो भी टैक्स जा रहा है उस एडवांस पे भी टैक्स लगता है तो उसका मैं आईटीसी क्लेम करूँगा। मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। जब तक गुड्स रिसीव नहीं हो जाती तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। या फिर मैंने गुड्स ऑर्डर दे दिया है और गुड्स मेरा रास्ते में है, इनवॉइस पहले मेरे पास मिल चुका, मैं आईटीसी क्लेम कर लूँ, नहीं, जब तक गुड्स रिसीव नहीं हो जाता या सर्विस हम अवेल नहीं कर लेते हैं तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इस बात का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनवॉइस आ गया बट गुड्स नॉट रिसीव, कैन टेक आईटीसी, तो ट्रू फॉल्स में आता है या यस नो में। तो द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स, है ना, तभी हमें आईटीसी मिलेगी। गवर्नमेंट को जब टैक्स मिला रहेगा तभी ना वो हमें छूट देगा। नहीं समझ में आया, चलिए इसको इससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे था, अब ये जो हमने परचेजिंग किया, परचेजिंग मान लो किससे किया, परचेज किया 11,000 का सामान किस सेमेस्टर ए से किया, मान लो किससे खरीदा,
मिस्टर ए से। मिस्टर ए से हमने परचेज किया था। ये 1000 की आईटीसी मुझे तभी तभी ये 1000 रुपये जब लेस होगा जब मिस्टर ए, क्योंकि देखिए हम 11,000 रुपये हमने किसको दिया होगा, 11,000 रुपये हमने मिस्टर ए को दिया। फिर मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 1000 रुपीज जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करे। और अगर इसने गवर्नमेंट को ये 1000 रुपये जमा ही नहीं किया होगा तो क्या गवर्नमेंट 1000 रुपये हमारा माइनस करेगी? सिंपल सा कॉमन सेंस लगा लो, नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को 1000 मिला ही नहीं है। सिर्फ बिल लेकर के थोड़ी ना कुछ होता है। जब तक ए गवर्नमेंट को 1000 रुपये पहुंचाएगा नहीं तब तक आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज का भी समझ गया। हेलो, हाँ, तो यही चीज कह रहा है, जो भी सप्लायर है जिसने भी गुड्स हमें सप्लाई किया है, ठीक है ना, एक्चुअली पेड द टैक्सेस, उसने क्या दे दिया, उसने गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिया हो। ठीक है ना, चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जब मिलेगा तभी हमें वो आईटीसी गवर्नमेंट हमें देगी। नाउ नेक्स्ट, शुड हैव फर्निश द रिटर्न। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, आपको आईटीसी की छूट लेनी, मतलब जितना भी आप खरीदते समय टैक्स दिए हो उसकी अगर आपको छूट लेनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको रिटर्न में रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा। अगर आप अपना ब्यौरा ही नहीं दोगे, अगर आप अपना रिटर्न ही नहीं फाइल करोगे, जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करोगे, तो आपको आईटीसी कहाँ से दी जाएगी? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना आईटीसी अपना रिटर्न फाइल करो टाइम टू टाइम, तभी आपको आईटीसी क्लेम होगा। तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इज टू बी मेड विद इन 180 days, ITC availed is to be added to output tax liability of recipient along with the interest thereon. When value of goods and services, payment of invoice क्यों लिखा है? पेमेंट ऑफ इनवॉइस सही है क्या? ठीक, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे थे पेमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई of goods and services are both to be made within 180 days. ITC availed is to be added, ये तो हेडिंग था, अब इसके बारे में समझो। जो भी ITC हमने अवेल की है is to be added to the output tax liability of the recipient along with the interest thereon when value of goods and services both or tax is not paid 180 days from the date of invoice. However, the credit can be reclaimed against such payment made supplier, but no credit of interest will be given. Hence will be the cost. अब ये क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, उसी मिस्टर ए की बात हो रही है, ठीक है। ओके, मिस्टर ए से हमने वही 11,000 का हमने सामान खरीदा था, ठीक है। अब 11,000 का उसने बिल बना दिया, तो हमने परचेज किया था गुड्स किससे, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए से परचेज किया था 11,000 का, ठीक है। इसमें आपको पता है 1,000 रुपये जीएसटी है। गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10,000, जीएसटी की वैल्यू कितनी है, 1,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ सबको पता है। फिर हमने मिस्टर ए को कहा यार पैसा हम दे देंगे, बाद में दे देंगे। परचेजिंग कब हुई, जनवरी में। तो जनवरी में हमने परचेजिंग किया, ये हिसाब था, ठीक है। हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, उधार खरीदा था, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। बात जरा समझना। अब क्या हुआ, जनवरी का टैक्स हम लोग कब जमा करते हैं, फरवरी में। तो फरवरी में जो हम टैक्स देने जाएंगे, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। मान लो मेरा आउटपुट टैक्स, मैंने इसी गुड्स को जो भी है सेल भी कर दिया था। सेल कितने में किया था यार, ऊपर दिया है, 12,000 में सेल कर दिया था।
12,000 में सेल कर दिया था, इस पे जीएसटी भी कलेक्ट किया था, कितना 1,200 रुपये, है ना। कितना हो गया, सामान कितने में मैंने बेच दिया, यही वाला 13,200 में मैंने सेल कर दिया, ठीक। अब जरा देखो, बताओ हमें जीएसटी कितना देना होगा। मैं जब जीएसटी देने गया, जीएसटी में जब देने जाऊंगा, जीएसटी पेड कब होगा, इन फरवरी, ठीक। जीएसटी मैं कितना दूंगा, इस 1,200 में से माइनस हो जाएगा क्या, 1,000 रुपये, 200 रुपये। अब एक चीज़ मैं आप लोग से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, वरना ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा। कि जब हमने जनवरी मंथ में हमने परचेज किया, हमने सेल किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो परचेज किया हमने मिस्टर ए से उधार खरीदा था, मिस्टर ए को हमने एक पैसा अभी तक नहीं दिया है, और उससे जो खरीदा था सामान बेच भी दिया है, प्रॉफिट भी कमा लिया। गवर्नमेंट ने हमें आईटीसी भी दे दिया, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि जब तक मिस्टर ए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे देता तो क्या हमें आईटीसी मिलेगी, नहीं मिल सकती। नो सर। लेकिन यहाँ पे तो हमने उसको 11,000 रुपये, एक पैसा हमने नहीं दिया, फिर कैसे हमें आईटीसी मिल गई। यानी कि मिस्टर ए ने, भाई जाहिर सी बात है, मिस्टर ए तो हर महीने जनवरी का टैक्स उसको भी पता है, उसको कब देना है, उसको भी फरवरी में देना है, मेरे को भी फरवरी में देना है, मैं तो अपना टैक्स देने गया, मिस्टर ए भी फरवरी में अपना टैक्सेस देगा। और वो क्या करेगा, वो उसको जाहिर सी बात है, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो उसको जीएसटी का तो पैसा देना ही पड़ेगा, उसने अपने जेब से दिया। मिस्टर ए से ने अपने इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से, मैंने अभी 1 रुपया भी नहीं दिया, उसने 1,000 रुपये जो टैक्स का पैसा तो उसको पता ही है, उसको तो देना ही, क्योंकि बिल बन चुका है, टैक्स लाइबिलिटी उसकी बनी गई है, उसके हाथ में, गवर्नमेंट मान ले कि उसको 1,000 रुपये मिल गया। आपने याद होगा टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था, पेमेंट रिसिप्ट, कोई यस। पेमेंट रिसिप्ट या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो इसलिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई, उसने अपने पॉकेट से पेमेंट किया 1,000 रुपये, इसलिए मुझे आईटीसी मिल गई यहाँ पे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मैं पेंडिंग लगाए जा रहा हूँ, कितने दिन हो गए, 180 डेज, और मैंने पेंडिंग लगा रखा, उसका पेमेंट ही नहीं किया। यानी कि मिस्टर ए ने ऐसे अमाउंट का पेमेंट किया, मतलब जीएसटी का पेमेंट किया, जिसके बिल का पैसा अभी तक उसको 180 दिन पेंडिंग हो गए, अभी तक पैसा ही नहीं दिया, हमने अटका के रखा है। तब देखो गवर्नमेंट कहती क्या है, तब गवर्नमेंट हमसे कहेगी, जाहिर सी बात है, मिस्टर ए इसके खिलाफ तो एक्शन लेगा ना, ही विल इन्फॉर्म टू द मतलब जीएसटी रिटर्न की, भैया हमारा अभी तक इसका पैसा, ये जो पैसा था, ये से 11,000 का जो इनवाइस जो बना था, इसका टैक्स का कलेक्शन 180 दिन हो गया, उसके बावजूद नहीं आया है। तब गवर्नमेंट देखो करेगी क्या, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हमें आईटीसी दी थी, हमारे आईटीसी में वापस प्लस कर देगी। अब क्या करेगी, आफ्टर 180 डेज मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी, जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी 180 दिन बाद वाले मंथ में, ठीक है, उसमें प्लस कर देगी क्या, 1,000 रुपीज़, कि बेटा अब तुम दो। टैक्स लाइबिलिटी में क्या हो जाएगी, जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी, अब 180 दिन बाद में तो कौन सा मंथ आएगा, जनवरी था, जनवरी में इनवाइस बना, मान लो 1 जनवरी को इनवाइस बना, तो जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं, जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी, उसमें 1,000 रुपीज़ क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ऐड 1,000। और मिस्टर ए की टैक्स लाइबिलिटी में, जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ, इन जुलाई टैक्स लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा, लेस 1,000, 1,000 रुपये लेस कर दिए जाएंगे, किन की टैक्स लाइबिलिटी में से, मिस्टर ए, यानी कि वसूल लिया जाएगा किससे,
कि 1000 रुपये तुम दो, वो थोड़ी ना देगा। तो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया गया, यानी हमारे टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया गया और मिस्टर ए की टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर दिया गया। ये फ़ायदा मिलेगा। सवाल उठता है, मान लीजिए फिर मैंने क्या कर दिया, अगस्त में पेमेंट कर दिया। मैंने जब ऐसा देखा यार दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अगस्त में पेमेंट कर दिया। अगस्त में मैंने जैसे ही पेमेंट किया, ठीक है, अब क्या हुआ ये ध्यान से देखना। अगस्त में जैसे ही पेमेंट करूँगा तो फिर मैं आईटीसी फिर से क्लेम कर लूँगा। कितने का, मतलब ये जो 1000 का जो था, ये 1000 के आईटीसी मैं क्लेम कर लूँगा। यानी आईटीसी पे ये 1000 फिर से मैं रिड्यूस कर लूँगा, माइनस कर लूँगा, और फिर से इनकी टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगस्त क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ये माजरा समझ में आया हो, माजरा सिर्फ इतना है कि अगर हम सामने वाली पार्टी को 180 दिन के अंदर पार्टी को पेमेंट नहीं करते हैं और हमने उसका आईटीसी एंजॉय कर लिया है, आईटीसी हमने क्लेम कर लिया था, तो क्या किया जाएगा, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा और फिर से हम उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जब हमने उसका पेमेंट किया हो। तो वही चीज़ इस थियरी में समझा रहा था, जिसको मेरे को थोड़ा समय लगा समझाने में। ठीक है, तो ये 180 डेज के अंदर पेमेंट आपको कर देना है, वरना फिर आईटीसी रिवर्स कर दी जाएगी। जो भी आपने आईटीसी ली है वो रिवर्स कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊँ, 180 दिन कोई पेंडिंग रख ही नहीं रहा है। सप्लायर परेशान कर दे रहा है, पेमेंट करो पेमेंट करो, 30 दिन बाद ही चिल्लाने लग रहा है। ठीक है, 180 दिन तो बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया। Yes, sir. नाउ अगला जैसे देखिए, वेयर द गुड्स अगेंस्ट द इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। अब ये डिस्कनेक्ट होने वाला, आप लोग एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट करके टॉपिक ओवर करेंगे हम लोग।